ठीक है, फिजिकल डिवीजन में हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है उसमें कौन सा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स, और तीसरा टॉपिक इसमें कौन सा, आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप्स। ये तीनों बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जिसमें से शायद क्वेश्चन ना बने, लेकिन फिर भी क्या है इसको डिस्कस करके चलते हैं। सबसे पहले अगर इंडिया का मैप देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, डेजर्ट देखेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट ये अरावली वाला जो सीरीज था, ठीक है, ये अरावली वाला सीरीज था, ये पूरा हिस्सा जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का है, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से हम उसका नाम क्या जानते हैं, थार। ठीक है, कौन सा डेजर्ट पड़ता है यहाँ पर, तो थार डेजर्ट है, जिसका एरिया कौन सा, तो राजस्थान है, राजस्थान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पड़ता है। इससे जानने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे एक कारण यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पहले कभी यहाँ पर समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चूंकि जो गोंडवाना प्लेट है, यूरेशियन प्लेट में जाने के बाद से जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय के निर्माण के बाद से ये जगह थोड़ा ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगिस्तान बच गया, पानी पूरा यहाँ से चला गया, इसको अपलिफ्टमेंट की वजह से ये रेगिस्तान है कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज इसमें क्या है, अरावली की जैसे कौन से एरिया पड़ता है, तो रेन शेडो एरिया पड़ता है, रेन शेडो एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया कह रहा हूं, रेन शेडो एरिया कह रहा हूं। इसको हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, पहले समझिए रेन शेडो एरिया क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई माउंटेन रेंज है, ठीक है, जैसे कोई माउंटेन रेंज है इस तरीके से, तो अगर इस तरफ तो क्या है, हमको पता है कि ये जो माउंटेन से हवाओं को रोकते हैं, है ना, तो जब मानसून या मानसूनी हवाएं जब आती हैं तो वो इस तरफ बारिश करती है, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं कर पाती, यानी कि मानसून में जितनी नमी होती है वो इस तरफ बारिश करने में समाप्त हो जाती है, इस तरफ लगभग नहीं के बराबर बारिश हो पाती है। तो हर पहाड़ी के दूसरे तरफ का वो हिस्सा, ठीक है, हर पहाड़ी के दूसरे तरफ का वो हिस्सा जहां पर बारिश नहीं हो पाती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, रेन शेडो एरिया। तो इसके लिए कौन सा, ये एरिया रेन शेडो एरिया होगा, क्योंकि इस तरफ बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, वैसे ही जो थार एरिया है वो कौन सा पड़ता है, रेन शेडो एरिया में, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। ये मानसून में वो डिस्कस करेंगे, मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल कितना, 15 सेंटीमीटर तक की बारिश हो पाती है। कितना सेंटीमीटर तक का, 15 सेंटीमीटर तक का ही बारिश हो पाता है। उसके बाद इस जगह की दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं, बालुका स्तूप, जिसको बालुका स्तूप क्या बोला मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सैंड ड्यून्स। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, बालुका स्तूप। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या, जैसे को रेगिस्तान है पूरा, अब यहाँ पर अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो वो जो रेत है वो हवा के साथ उड़ करके ऐसा टीले जैसा इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर प्लाया, ठीक है, प्लाया मिलता है। प्लाया मतलब ये खारे पानी की झील जैसी होती है, जिसमें से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, इंग्लिश में इसको प्लाया ही कहते हैं। ठीक है, क्या स्पेलिंग होगा इसका, PLAYA, प्लाया। ठीक है, चौथा नंबर, इस जगह की सबसे जो कहना चाहिए बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, जो यहाँ अरावली के आसपास से निकलती थी। ठीक, लूनी इस जगह की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कच्छ के रण में लगभग यहाँ पर जाकर जाती है, वो जमीन पे विलीन हो जाती है, यानी कि वो उसको क्या हो पाता है, समुद्र तक का मुहाना नहीं मिल पाता है, वो जमीन में गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं। सबसे पहले क्या, ये रेन शेडो एरिया है, ठीक है, जिसमें लगभग 15 सेंटीमीटर तक का ही बारिश हो पाता है, उससे ज्यादा बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं है इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कटीली झाड़ियां मिलेंगी, ऐसी झाड़ियां मिलेंगी जो जिनमें पत्ते नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज में क्या था, सैंड ड्यून्स यानी कि बालुका स्तूप मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लाया, जो कि पानी की झील जैसा है, जो खारे पानी की झील जैसी होती है, मतलब खारे पानी का स्टोरेज होता है, जिसमें से क्या बनाने के लिए काम आता है, नमक बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद इस जगह की जो सबसे बड़ी जो नदी है कौन सी है, लूनी नदी है। ये सैंड ड्यून्स में एक और लिख लीजिए इसमें, कैसे रिपल ग्राउंड मिलता है, रिपल ग्राउंड। रिपल ग्राउंड को मतलब तरंगित मैदान कहते हैं। तरंगित मैदान मतलब जैसे बहुत सारे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैदान को जैसे लहराता हुआ दिखेगा, मतलब जो रेगिस्तान वगैरह है उसको क्या बोलते हैं, रिपल ग्राउंड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होगा किसके बारे में, डेजर्ट के बारे में। आगे बढ़े, ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, उसको किसको देख लेते हैं, कोस्टल प्लेन्स को। ठीक, ये थार डेजर्ट समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने में, और इंपॉर्टेंस बताएंगे तो क्या है, तेज हवा चलती है, धूप बहुत ज्यादा तेज होता है। तो चूंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं पे गुजरता है, तो जैसा मतलब गर्मी के मौसम में सीधे सूर्य यहाँ पर चमकता है ना, तो सोलर के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या विंड मिल वगैरह लगाने के लिए एक बहुत सटीक जगह है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अरावली पहाड़ी पड़ती है
उसके अलावा यहाँ पर झाड़ियां वगैरह नहीं, तो एयर के लिए क्या होता है, ज्यादा हवा ज्यादा रुकता नहीं है, कंटिन्यूस धूप मिलता है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ में है नहीं बताने का। तो उसके बाद इस पर कोस्टल प्लेन्स में, तो मैं जब आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बताया था, तो हमने कुछ कोस्ट के नाम लिखे थे, इसे वही चीज करना है एक्चुअल में। जो कोस्ट है, देखो हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू का इलाका है, ठीक है। जो मेन ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये सी कोस्ट मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो प्लेटू है, प्लेटू का डिजाइन इस तरफ है, ठीक है। इसको सर मार्क करने के, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और फिर जाएगा ईस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और ये जाते हुए इसमें ईस्टर्न कोस्ट में जाते हुए कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू का जो ढाल है वो इस तरफ है ना भाई, इस डायरेक्शन में है। पेनिनसुलर प्लेटू वाली वीडियो में बताया था आपको कि ये जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, जो कि पूरा चट्टान वाला इलाका है, इसका जो ढाल है साउथ ईस्ट की तरफ है ना, साउथ ईस्ट की तरफ है। तो वो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यानी कि इस जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, और जो ईस्टर्न रीजन है इस पर क्या अपेक्षाकृत हाइट कम है, जो सारी नदियां यहीं से बहकर जाती थी, और इस तरफ जितनी पहाड़ियां वगैरह हाइट वगैरह मिलता था, ये सभी को क्या करती थी, काटते हुए निकलती थी, ठीक है, इरप्ट करते हुए। अब ये इतना इरप्ट हो चुका है कि ये लगभग समुद्र तल के आसपास ही बराबर हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया है, समुद्र तल के आसपास हो गया है। तो जितना भी स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, ये सभी नदियां इस तरफ क्या बनाती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग जो पानी का फ्लो है वो समुद्र तल के पास पहुंच चुका है, इसलिए इनका फ्लो का स्पीड कम हो गया, फ्लो का स्पीड कम हो गया है। तो जितना भी ये लोग क्या करते हैं, सेडिमेंट्स बहा के लाते हैं, ये सभी इस तरफ जमते जाता है, जिससे क्या बनते हैं, बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, ठीक है। और इस तरफ क्या हाइट ज्यादा है, तो पानी ज्यादा नदियां इस तरफ आती नहीं, जो छोटी मोटी नदियां होंगी वही आसपास नदियां होंगी, जो केवल बारिश के मौसम में बहती है ना। तो इस तरफ की जो नदियां होती है, क्योंकि इनका ढाल तीव्र है, हाइट ज्यादा भी होने की वजह से, तो इस तरफ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बताइए। उसके बाद आप बताइए बैक वाटर, बैक वाटर जिसको कयाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक वाटर बोले चाहे कयाल बोले, अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है। उसके बाद इधर लेगून झील मिलेंगे आपको, लेगून झील आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में आपको क्या मिलता है, एस्चुरी, बैक वाटर, कयाल, लेगून, ये सभी दिखाई देते हैं। भाई जब पानी बहुत तेज गति से आता है तो वो क्या करता है, वहां पर एक गड्ढा बना देता है, और गड्ढे में जब वहां की मिट्टी निकलती है तो चारों तरफ वो क्या जाते हैं, कवर हो जाते हैं, जिसको हम लोग एस्चुरी, बैक वाटर या कयाल कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मछली वगैरह पकड़ने के लिए, या नौका विहार जो रेस होती है ना, कर्नाटक वाले इलाके में होंगे, नाव की जो बोट रेसिंग जो होती है, वो सभी चीज क्या होती है यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या पाया जाएगा, एस्चुरी, बैक वाटर, कयाल और लेगून झील। वहीं अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देखते चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब कुछ इन कोस्ट के मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे गुजरात का जो कोस्ट था वो क्या कहलाता था, तो ये कठियावाड़ी तट कहलाता था, ठीक है। जो महाराष्ट्र का कोस्ट है, महाराष्ट्र कोस्ट यहाँ गोवा था, इसको क्या बोलते थे, कोंकण कहते थे, ठीक है, कोंकण कोस्ट कहते थे। उसके बाद ये कर्नाटक वाला जो रीजन है ना, कर्नाटक वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते थे, कन्नड़ तट बोलते थे, ठीक, कन्नड़ तट बोलते थे। और ये जो केरल वाला जो इलाका था इसको क्या कहा जाता था, मालाबार, ठीक है, मालाबार कोस्ट कहते थे। ये सब सारे नाम मैंने आपको बताया था। कहां तक का, तो ये केप कमोरिन तक का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो आपका बंगाल वाला इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो दीघा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो उड़ीसा है, उड़ीसा का कोस्ट क्या कहलाते हैं, उत्तरी सरकार तट, तो सॉरी उत्कल, कौन सा, उत्कल, ठीक। उसके नीचे आंध्र प्रदेश में आ जाए तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है वो क्या कहलाता है, आपका उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं इसको, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। और यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल, कौन सा कोस्ट कहलाता है, तो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ठीक है। और क्या बताएंगे कि ये जो वेस्टर्न रीजन का जो सी कोस्ट है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये कभी जो एरिया था ये काफी लंबा था, जो कि अब क्या है, समुद्र के नीचे दब गया है। मतलब ये जो द्वारिका की बात करते हैं ना, जो समुद्र में अंदर डूब गया कहते हैं, तो पहले ये क्या है, थोड़ा कोस्ट थोड़ा सा बड़ा सा ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह से ये मान्यता है कि जो द्वारिका जो एक नगर था गुजरात के पास का, वो कहाँ डूब गया है, समुद्र के अंदर डूब गया है। तो समय के साथ पानी का लेवल बढ़ा होगा और ये क्या हो गया होगा, थोड़ा पास आ गया होगा। अगर देखेंगे तो इस तरफ जो वेस्टर्न रीजन का जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है, छोटा है, किसके कंपैरिजन में, जो ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट बड़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बन जाता है ना। डेल्टा मैं आपको समझाया था, डेल्टा क्या होता था, जैसे एक बड़ी नदी थी, बड़ी नदी बहुत धीरे बहती हुई आ रही है, तो अपने साथ जो बालू, कंकड़, पत्थर वगैरह है ना, जितने सेडिमेंट्स वो बहा कर लाती है, वो सबको अपने मुहाने में क्या करती है, इकट्ठे कर देती है, और खुद बहुत सारे किसमें बढ़ जाती है, ब्रांचेस में बढ़ जाती है। तो ये जो एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा दलदल हो जाता है, हाँ तराई जैसा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं, ठीक। डेल्टा अगर देखा जाए तो इधर जितनी भी नदियां आएंगी, कौन से एरिया में, तो ये बे ऑफ बंगाल वाले में अगर आप जितनी भी नदियां आकर गिरेंगी सभी डेल्टा बनाएंगी, जबकि इस तरफ अरेबियन सी वाले जितनी भी नदियां होंगी वो सभी एस्चुरी बनाएंगी, ये बहुत हाइट से आकर गिरती है, ठीक है। तो अगर नदी हाइट से आकर गिर रही है तो एस्चुरी बनाएगी, और नदी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है तो वो डेल्टा बनाएगी।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स पर आखिरी वाला कौन सा जाएगा, तो आइलैंड ग्रुप जाएगा। आइलैंड ग्रुप बहुत कुछ काफी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते चलते हैं। तो ये हो गया क्या, ठीक। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, तो आइलैंड ग्रुप्स को देखना है। आइलैंड ग्रुप्स हमारे पास दो हिस्से में है, एक वो जो कहां पड़ते हैं, अरेबियन सी में पड़ते हैं, अरेबियन सी में पड़ते हैं, और एक वो है जो किसमें पड़ते हैं, हमको बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा जो आइलैंड ग्रुप है वो कौन सा है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है। उसके बाद यहां पर जो हमको मिलता है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, इस तरफ मिलने वाला कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। ठीक, और ये इसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले अंडमान निकोबार जो आइलैंड, लगभग हमारे पास एक और चीज, हमारे पास जो आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो लगभग 1250, ठीक है, 1250 आइलैंड दोनों तरफ मिला करके टोटल में है, लेकिन सब जगह पर आबादी नहीं पाई जाती है। ठीक है, कितने आइलैंड ग्रुप है टोटल, 1250 जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, जो भारत से अधिकृत क्षेत्र है उसमें आइलैंड ग्रुप्स आते हैं, लेकिन सभी के सभी पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है ये वास्तव में कोई आइलैंड नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा माउंटेन रेंज मिलता है, अराकान योमा। ठीक है, कौन सा माउंट रेंज है जो भारत की सेवन सिस्टर से म्यांमार को अलग करती है, वो कौन सी पहाड़ी है, तो अराकान योमा। ठीक, अराकान योमा माउंटेन रेंज यहाँ पर मिलता है। ये जो अराकान माउंटेन रेंज है ये भारत और म्यांमार के बीच में फिजिकल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप को हम लोग जो देखते हैं तो वास्तव में इसी पहाड़ी का, इसका अराकान योमा माउंटेन रेंज का डूबा हुआ पर्वत चोटी है, ये हम लोग मानते हैं। ये मैं आपको बताया था जब फिजिकल डिवीजन वाला वीडियो हम लोग किए थे। ठीक है, क्या है, अराकान योमा माउंटेन रेंज है, ये क्या हुआ, डूबा हुआ माउंटेन के पीक्स हैं जो कि हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब चूंकि ये पीक बहुत काफी समय से ऊपर है और अपरदित हो चुके हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइलैंड के रूप में हमको दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमको माउंटेन पीक्स मिलेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या बना लेंगे, पर्वत चोटी। पर्वत चोटी कौन सा है, तो यहाँ पर कुछ 5-6 पर्वत चोटियां हैं, जिनमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सा है, सेडल पीक। सेडल पीक, सेडल पीक। उसके बाद आता है आपका थुलियर, उसके बाद डियोबा। ठीक है, सेडल, थुलियर, डियोबा। उसके बाद कोलाबो। उसके बाद कौन सा होता है, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट। ठीक, ये क्या है, यहाँ पर मिलने वाली पर्वत चोटियां है। जो सबसे ऊपर कौन सी है, तो सेडल पीक चोटी है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है किसकी, अंडमान निकोबार की, क्या बताएंगे इसको, राजधानी। राजधानी कौन सी पड़ती है, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी वगैरह भी दिखते हैं हमको, वोल्केनिक आइलैंड भी है, ज्वालामुखी। एक कौन सा है, नारकोंडम, और दूसरा कौन सा है, बैरन। ठीक है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, बैरन एकमात्र इस पूरे एशिया की सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में पड़ती है। इसके अलावा माउंट हैरियट है ना, माउंट हैरियट, उसी में ही एक हैवलॉक है, लॉक। ये दो कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि अंडमान निकोबार में, कौन सा, हैरियट और हैवलॉक। ठीक है, ये दो नेशनल पार्क हैं जो कि कहां पड़ते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में पड़ते हैं। बस इतना ही जानने पे है, ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया क्या, ये बात समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसको भी हम लोग यहीं पर देखते चलते हैं। ठीक, एक हमारे पास यहाँ पर है, कौन सा, पश्चिम बंगाल के पास में, एक लेकिन दो है, एक जिसका नाम है गंगा सागर और एक जिसका नाम है कौन सा, न्यू मूड। ठीक, कौन कौन सा बताया। इसके अलावा इसमें ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप हो गया, इसके बाद पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ दो आइलैंड ग्रुप है। एक का नाम क्या है, गंगा सागर, गंगा सागर, जहां पर ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास कौन सा है, गंगा सागर है। उसके बाद एक और कौन सा है, तो न्यू मूड,
न्यूमूर, ये जो न्यूमूर द्वीप है ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को लेकर के अधिपत्य के लिए क्या विवादास्पद है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमको कहां पर, ओडिशा के बॉर्डर पर, ओडिशा के बॉर्डर पर क्या मिलेगा हमको, नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है, जो ब्रह्माणी नदी यहाँ पर निकलती है उसका, ठीक है। इसका वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कौन सा, अब्दुल कलाम, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश बॉर्डर में है, तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, लगभग यहाँ कहीं पर, ये यहाँ कहीं पर, ठीक है। इसको, इस आइलैंड का नाम क्या है, तो श्रीहरिकोटा। कौन सा है, तो श्रीहरिकोटा, ठीक है, जहां पर क्या इसरो का रिसर्च सेंटर है श्रीहरिकोटा में। उसके बाद यहाँ आगे नीचे आए तो यही तमिलनाडु से लगा हुआ एक यहाँ पर कौन सा है, पंबन, ठीक, कौन सा है, पंबन है। इसी को यहीं पर क्या है, एडम्स ब्रिज का हिस्सा माना जाता है। किसका, एडम्स ब्रिज का, जो राम सेतु कहते हैं ना हम लोग, रामेश्वरम द्वीप यहीं पर पड़ेगा, जो कि लगभग श्रीलंका से, इस तरह से श्रीलंका से तो लगा हुआ इलाका है, ठीक। तो क्या क्या बताया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास में गंगा सागर और न्यूमूर, यहाँ पर आपको उड़ीसा के पास में व्हीलर, और यहाँ आंध्र प्रदेश के पास में कौन सा, श्रीहरिकोटा, और यहाँ तमिलनाडु से लगा हुआ कौन सा, तो पंबन, ठीक है। वैसे ही इसमें आते हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल का तो काम हो गया। अब आते हैं किस तरह, अरेबियन सी में। इसको मिटा लें क्या, ठीक। अरेबियन सी में कौन सा सबसे प्रमुख है मिलने वाला, कौन सा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, ठीक। ये कौन सा आइलैंड है, तो कोरल आइलैंड कहा जाता है, कोरल आइलैंड, भारत का एकमात्र कोरल आइलैंड है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूंगा, मूंगा द्वीप है, ठीक है। मूंगा एक तरह से यहाँ पर मिलने वाला क्या होता है, समुद्री जीव होता है, जो जिनके क्या है, एक के ऊपर एक इस तरीके से जमने से, ठीक है, ये क्या है, एक के ऊपर एक इस तरीके से जमे हुए हैं, ठीक। ऐसा एक के ऊपर खोल होता है इनका, वो खोल जम जम के क्या बन गया, एक आइलैंड का रूप ले चुका है, जिसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट में लिखते चले, क्या क्या बताया, सबसे पहले इसको कौन सा आइलैंड कहते हैं, तो कोरल आइलैंड कहते हैं, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इसको क्या कहा जाता है, कोरल, कोरल आइलैंड, या हिंदी में मूंगा द्वीप कहते हैं। सेकंड नंबर का करवत्ती, या सॉरी ये कवरात्ती है, कवारत्ती, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा, प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन यहीं पर मिनिकॉय, मिनिकॉय एक अपवाद है, जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा जिसको कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवही लिपि, ठीक। मलयालम कहां पर बोला जाएगा, पूरे लक्षद्वीप में बोला जाता है, जहां पर मिनिकॉय अपवाद के रूप में, जहां पर महल भाषा बोली जाती है, ठीक है, जिसको किसमें लिखा जाता है, देवही लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर का अगाती, अगाती एकमात्र ऐसा जहां पर क्या मिलेगा, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा मिलेगा। पांचवा नंबर को कहा जाता है, तो ये होता है क्या, लकाद्वीप, उसके बाद मिनिकॉय, ठीक है, और ये कौन सा, अमीन, अमीन द्वीप। ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं, बाकी जो डिटेल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं। बाकी आते हैं किस पर, तो यहाँ पर गुजरात के पास में हमको एक मिलेगा कौन सा, सर क्रिक और कोरी क्रिक, कौन सा, सर क्रिक और कोरी क्रिक, ये दो आइलैंड ग्रुप यहीं पर मिलेंगे हमको। यहाँ पर जो ताप्ती और नर्मदा का मुहाना है, यहाँ पर आके वो होता है, डिपॉजिट देते हैं, तो यहाँ पर कुछ और आइलैंड ग्रुप मिलेंगे, जिसको क्या था, आलियावेट, ठीक है, उसके बाद दलियावेट, ऐसे यहाँ पर कुछ आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक। उसके बाद यही महाराष्ट्र के पास में मुंबई है, या बॉम्बे, सालसेट, कौन सा, सालसेट, जहां पर मुंबई शहर बसा हुआ है। उसके बाद यहीं से कुछ दूर में बॉम्बे हाई नाम का एक जगह है, कौन सा, बॉम्बे हाई, जहां से क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे में पड़ता है। उसके बाद बस, तो ये आइलैंड ग्रुप में इतना ही है, जो छोटे मोटे आसपास पर इंपॉर्टेंट आइलैंड है उसको भी हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल डिवीजन वाला हिस्सा क्या जाता है, खत्म हो जाता है।